जिस तरह से आरजेडी का तो एक तरह से अभेद्य किला राघोपुर कहा जा सकता है, जिसको लगातार वो जीतती आई है, लेकिन जेजेटी नवोदित पार्टी है, उसको भी एक सीट मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या किसी नवोदित पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है ये? हम लोग शुभ संकेत है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि देखिए तेज प्रताप यादव है उस पार्टी के कैंडिडेट, और उस पार्टी के जो है सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने प्रचार से, मगर तेज प्रताप ने जिस तरीके से महुआ में इससे पहले 2015 में जब विधायक करे तो 5 साल उन्होंने काम कराया था, कॉलेज वगैरह हॉस्पिटल वगैरह का काम कराया था, तो उससे उनके प्रति सहानुभूति की भी लहर थी वहां पे। और उनको जिस तरीके से वहां के लोगों ने बुलाया और उन्होंने अकेले दम पे वहां पे चुनाव लड़ाया, अगर वो वहां पे चुनाव जीत रहे हैं तो ये जरूर हमें समझना चाहिए कि तेज प्रताप भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अब समझे हुए खिलाड़ी बनते जा रहे हैं, और उनके वही नहीं, उनके 2 सीटें एक आध सीट पे और भी लीड है उनके पास। तो ये जो महुआ की सीट है, हमें वैशाली में ये भी देखना है हम लोग कि वैशाली से ही उनके दूसरे भाई तेजस्वी यादव जो है राघोपुर से चुनाव है। राघोपुर वो सीट है जहाँ पे कि 2010 में राबड़ी देवी भी चुनाव हार गए थे, यही तो 3 दिन हारा था, लेकिन 2015, 2020 दो बार से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, और इस बार वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। ये सतीश यादव जो है हैट्रिक का वचन है, इन दोनों में बड़ी कड़ा मुकाबला है। लेकिन तेजस्वी यादव एक बड़े नेता है और राघोपुर से लोग बोलते हैं कि मैं अपने मुख्यमंत्री चुन रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव मुकाबले में आगे है। और यही वैशाली में लालगंज की एक सीट है, उस पर भी बहुत कांटे का मुकाबला है, जहाँ शिवानी शुक्ला चुनाव मैदान में है। तो कहने का मतलब इस बार आलोक बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कंटेस्ट होता है, और वहां पर जातिगत समीकरण और जन स्वराज के वोट कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी है। हम लोगों ने जो एक आकलन किया है उस पर कई सीटें ऐसी 65-70% सीटें ऐसी मिली है जहाँ पे एज तो है लेकिन माइनर एज है। माइनर एज जो है कभी भी चेंज हो सकता है कि दूसरी स्थिति की चीज पर 1 से 2% तक 2.5% तक का होता है, वो स्विंग सीटें होती है, वो सीट किधर भी जा सकती है। और देखिए सर्वे अपने सबसे अलग अलग है, लेकिन हम लोगों ने जो पाया है कि मुकाबला इस बार कांटे का है, और हो सकता है कि मुकाबले कांटे का होने से कई सारी सीटें परिवर्तित हो सकती है, लेकिन जो इस वैशाली में है वहां पर बहुत सारी सीटों पर तो खिलाफ वाजिब होंगे और उसमें कड़े मुकाबले में। और जिस तरह से तमाम अगर हम जिलों को ध्यान से देख पा रहे हैं तो कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर एनडीए का जो भाग्य है वो ज़्यादा चमक रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर महागठबंधन ने बहुत कड़ी टक्कर भी दी और एनडीए से काफ़ी आगे भी निकल गया। जैसे कि सारण में महागठबंधन ने बहुत अच्छी फाइट की और एनडीए से आगे नजर आ रहा है। तो अगर हम इन जिलों के हिसाब से देखें कि जैसे सारण और सिवान में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या अंतर रह गया जिसके चलते एक में एनडीए आगे और एक में महागठबंधन आगे रह गया? सारण और सिवान की जब तुलना करते हैं तो सिवान जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और सारण में हिंदू वोटर भी बहुत अधिक है। सिवान वो क्षेत्र है जहाँ कभी साहब हुसैन का नाम था। पिछले चुनाव में देखिए हिंदू समाज लोकसभा चुनाव में लड़ गई थी, तो इसकी वजह से आरजेडी को गठबंधन को नुकसान हुआ था। इस बार इन्होंने पहला टिकट जो है वो ओसामा साहब को टिकट दिया। ओसामा साहब खुद भी चुनाव जीत रहे हैं और आस पास के मुस्लिम जो है वो भी सबसे बड़ी चुनाव में ये बात रही लोग जो आकलन करने का विषय है कि एआईएम सेक्टर काम ज्यादातर नहीं कर पाया, और जो मुस्लिम कैंडिडेटों को एआईएम ने दिया उसको प्रति लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हम इसको आगे चलते जब आप सीमांचल में दिखाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि एआईएम का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में केवल 30% रह गया है। तो एआईएम भी सेक्टर काम नहीं किया। दूसरा चीज देखिए जो सिवान की बेल्ट है और जो सारण की बेल्ट है उसमें डिफरेंस दे रहा है। इसके अलावा ये भी देखिए कि जन सुराज का इन बेल्टों में इम्पैक्ट ज्यादा था, तो जहाँ भी जन सुराज की इम्पैक्ट ज्यादा है प्रशांत किशोर जहाँ अच्छे से चुनाव लड़े हैं वहां पे जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर अच्छे से चुनाव लड़े हैं। तो अगली जातियों का और एकदम पिछड़ी जातियों का वोटों का बिखराव हुआ है, तो बीजेपी का वोट बैंक से ज्यादा है। वही कारण है कि जो है इस क्षेत्र में इस तरह का देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मेरे साथ तपोष पाल भी यहाँ पर। तपोष, जिस तरह से देखिए अमित जी ने तमाम समीकरण भी स्पष्ट किए कि जातियों के अनुसार भी और जो धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा रहा उसके अनुसार भी मतदान इस बार हुआ है। हालांकि सभी दल इससे लगातार इनकार करते रहे, हर कोई ये दावा करता रहा है कि नहीं विकास के आधार पर ही इस बार मतदान होगा। लेकिन अगर हम सारण को देखते हैं और अगर वैशाली को देखते हैं तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जातीय
आधार रहे या जो धार्मिक आधार रहे वो भी काफ़ी प्रभावी रहे। तो क्या आपको लगता है कि इसी हिसाब से जो आपने प्रत्याशी चुने थे वो हर एक पैमाने पर बिल्कुल फिट बैठे होंगे? जी, और जो हमारा कनेक्ट था वो भी बहुत अच्छा था। और मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे पास इस समय 12 एजेंसियों के पोल, एग्जिट पोल वो हमारे पास है, और मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आंकड़े बता रहा हूँ। और उसमें उसका अगर एवरेज ले तो 154 है, जो कि एनडीए को मिल रहा है, महागठबंधन को 84। अब आप स्थिति देखिए कि इसमें ये जो मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया है, इसमें सबसे कम जो हमें मिला है एनडीए में उसमें 130 है, और जिन्होंने एनडीए को सबसे ज्यादा दिया वो 209 है। और हमारा इंटरनल असेसमेंट भी यही कहता है कि हमारी सीटें 200 से ज्यादा होंगी, क्योंकि जिस तरीके का रुझान इस बार देखने को मिला है, और जिस तरीके, देखिए एमवाई फैक्टर ये बताते थे, जबकि एमवाई फैक्टर हमने रिप्लेस कर दिया महिलाओं से और युवाओं से। तो और आज का आप वोटिंग परसेंटेज देखिए, 67% था जिस समय मैं टीवी डिबेट में इन कर रहा था, मैं एक टीवी डिबेट चैनल में था, वहां से मैं अभी यहाँ पे आया, उस समय 67% था, और उसके बाद मुझे आंकड़े नहीं मिले हैं। तो देखिए ये पहले में रिकॉर्ड टूटा और इस बार भी रिकॉर्ड टूटा। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन के जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 70% शायद आ जाएगा। तो आप देखिए ये गुस्सा था, जो लालटेन राज था ना, जो लालटेन सरकार थी, उसको वापस नहीं आने देना है। और ये वोट सुशासन के लिए, सड़क, बिजली और रोजगार के लिए है। और तेजस्वी जी खुद ही बोल रहे हैं कि मन गदगद है चुनाव के बाद, और जबकि जनता ये कह रही है कि मोदी जी और नीतीश जी के लिए हम गौरवान्वित हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि ये हमें लीडरशिप दे रहे हैं, ये हमारे नेता हैं, और हम उनके तत्वाधान में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पोल दिखाता है, 12 एजेंसियों के जो पोल है मेरे पास, और जो मैं पिछले चैनल में था उन्होंने भी 171 एनडीए को दिखाया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा इंटरनल असेसमेंट और जो बाकी जगहों का है, रुझान के तौर पे अगर देखें और मूवमेंट के तौर पे देखें, तो ये जनता साफ तौर पे हमें जिता रही है। और ये बहुत बड़ा एक संदेश है, मॉरल बूस्टअप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ा है। और वी आर लुकिंग अहेड कि 2026 में जो बंगाल का इलेक्शन है, हम उसमें भी बहुत अच्छा, और इस बार हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की पूरी संभावना है, और हम ये काम करके दिखाएंगे। नीतू जी, जिस तरह से देखिए, तपोज जी का यह कहना है कि अगर हम रुझानों की बात करते हैं तो हमारी सीटें 200 से अधिक आ सकती हैं, और लालटेन को इस बार बिहार की जनता बिल्कुल बुझा देगी। जी तपोज जी, पता नहीं कहां से आंकड़ा ला रहे हैं और कहां से सर्वे कर रहे हैं, ये उनका लुकआउट है। पर मैं जो वोटिंग प्रतिशत को देख रही हूँ, वोटिंग प्रतिशत जो होती है वो तो सरकार को रखने के लिए या सरकार को हटाने के लिए होती है। तो वोटिंग प्रतिशत में अगर आप देखिएगा तो अमित शाह और मोदी के रैली से ज्यादा जो सभा इफेक्टिव हुआ वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थ्रू हुआ। जितना जनता से कनेक्शन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है, और जनता के बीच में उन्हें स्टेज पे बुला के उनकी बातों को सुनना, ये सब बहुत इफेक्टिव बन गया। और ये राहुल गांधी का जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई भी बहुत हद तक प्रभावित हुआ। अब जैसे मैं ईबीसी समाज की महिला हूं, तो उन्होंने जो ईबीसी के लिए एजेंडा जो सेट किया था ना, वो काफी प्रभावकारी था, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल एजेंडा सेट कर दिया था ईबीसी के लिए। उनकी भागीदारी से लेकर सबसे बड़ा वोट प्रतिशत अगर बिहार में है तो ये ईबीसी समाज का वोटिंग प्रतिशत है, अप्रोक्स 40% के आसपास है। इस परिस्थिति में जब हमारा एजेंडा क्लियर हो गया, तो जो वोट कभी बीजेपी में इंटैक्ट होता था, और नीतीश कुमार ने इस ईबीसी समाज के साथ काफी छेड़छाड़ किया 2005 के बाद, जिसकी वजह से वो वोट निकल गई, और निकल करके कांग्रेस समर्पित एनडीए महागठबंधन में आ गई। तो इन सब चीजों की वजह से भी बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा वोट बैंक था, अगर आप देखिएगा तो यही पैमाना है, और सबसे बड़ा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गया महागठबंधन में, जिसकी वजह से आप सबसे अधिक वोट के साथ आगे आ गए। और मैं बात ये भी फिर से दोबारा कह रही हूँ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो सभा था, उस सभा में जो जनप्रतिनिधियों से जो वो मिले, जो जनता से वो संवाद किया, वो काफी
कनेक्टेड कर रहा था जनता और राहुल गांधी के बीच में। उन दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं था। जिस तरह से राहुल गांधी का हर एक मूवमेंट जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक तरह का चेंजिंग ला रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे समाज मलाहों के बीच में जाकर के पानी में उन लोगों से बातचीत की, उनकी बातों को समझे। उन्होंने मखाना के खेत में जाकर मखाना और मखाना को बनाने तक का सिस्टम समझा। इन सब चीजों से जनता काफी कनेक्ट होती चली गई। और जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि उसका जो राजा है, उसकी जो परेशानी है उसको समझे, उसको देखे, उसको अगर हमारी परेशानी को कोई सुनता भी है ना तो बहुत हद तक आधी हो जाती है। लेकिन अगर उन्होंने कहा इस पर काम होगा तो काम होगा। तो ये सब हम लोग को जब काम कर रहे थे कांग्रेस में, तो हमारा मैनिफेस्टो जब बन रहा था तो एक एक लोगों से मिला जा रहा था। मैनिफेस्टो टीम में हम लोगों ने भी अपने एजेंडा को, जिस एजेंडा पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उस एजेंडा को भी उनके सामने रखा। मैंने कहा कि आरक्षण में जो 13% नीतीश कुमार आज तक पॉकेट में रखे, जबकि कोर्ट ने ईबीसी को देने के लिए कह दिया है, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो ईबीसी के साथ नाइंसाफी है। तो उन्होंने अपने एजेंडा में हमारा 10% फटाक से बढ़ा दिया कि ठीक है, आपको जो मिलता है उसमें 10% और बढ़ गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए बेस जो हमारा था राजनीति में, जो रूट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, जो ईबीसी को कोई नहीं दे रहा था, वो सेट हो गया। राहुल गांधी फिर अपने आप को समर्पित किया और ईबीसी का ठीक सारा है कि मतलब जो तमाम जाति वर्गों की बात की गई उससे कहीं ना कहीं जनता कनेक्टेड हो गई और इस तरह का परिणाम सामने आ रहा है।